हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ते विद श्योर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी हिस्ट्री चैप्टर 4 ट्राइबल्स डाइकोस एंड द विजन ऑफ अ गोल्डन एज। तो आप सभी को याद होगा, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सम हर्डेड एनिमल्स के पहले वाले टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए थे। आज की इस वीडियो से हम लोगों को सम हर्डेड एनिमल स्टार्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। Many tribal groups lived by herding and rearing animals. They were pastoralists who moved with their herds of cattle or sheep according to the seasons. When the grass in one place was exhausted, they moved to another area. The one Gujars of the Punjab hills and the Labadis of Andhra Pradesh were cattle herders. The Gaddis of Kullu were shepherd and the Bakarwal of Kashmir reared goats. You will read more about them in your history book next year. तो क्या कहा जा रहा है कि बहुत सारे जो ट्राइबल ग्रुप्स थे वो सब क्या हर्डिंग और रियरिंग एनिमल्स के ही ऊपर क्या अपना जीवन यापन करते थे, और उनमें से कई सारे पैस्ट्रोलिस्ट थे जो कि हर्ड के साथ ही मूव करा करते थे। उनमें हर्ड में होती थी कई सारी कैटल, कई सारी शीप, जो भी अकॉर्डिंगली उनका सीजन होता था उसके हिसाब से लोग करते थे। और जब भी ग्रास जो होती थी, घास, वो ज़मीन से एग्जॉस्ट हो जाती थी, वो दूसरे एरिया में मूव कर जाते थे। तो इन्हीं साथ जो वन गुज्जर जो कि पंजाब हिल्स में रहते थे और जो लवादिस जो कि आंध्र प्रदेश में रहते थे, वो सब क्या कैटल हर्डर्स थे। और जो गद्दीस थे कुल्लू के, वो सब क्या शेफर्ड थे। और जो बकरवाल्स थे, जैसे आप लोग नाम सुन रहे बकर यानी बकरी, तो बकरी मतलब गोट। तो जो बकरवाल्स थे कश्मीर के थे जो कि गोट्स को क्या रियर करते थे, जो कि गोट्स को पालते थे। तो हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में नेक्स्ट ईयर अपनी हिस्ट्री बुक में डिटेल में समझेंगे। तो ये तो टॉपिक छोटा सा था तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है सम टुक टू सेटल्ड कल्टीवेशन। तो इससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। Even before the 19th century, many from within the tribal groups had begun settling down and cultivating their fields in one place year after year. Instead of moving from place to place, they began to use the plow and gradually got rights over the land they lived on. In many cases, like the Mundas of Chota Nagpur, the land belonged to the clan as a whole. All members of the clan were regarded as descendants of the original settlers who had first cleared the land. Therefore, all of them had right on the land. Very often, some people within the clan acquired more power than others. Some became chief and others followers. Powerful men often rented out their land instead of cultivating it themselves। तो क्या कहा जा रहा है कि इवन बिफोर द 19th सेंचुरी मैनी फ्रॉम विद इन अ ट्राइबल ग्रुप्स हैड बिगन सेटलिंग डाउन, यानी कि 19th सेंचुरी शुरू होते होते कई सारे जो ट्राइबल ग्रुप थे वो सब क्या सेटल होना शुरू हो गए थे। एंड कल्टिवेटिंग देयर फील्ड्स इन प्लेस ऑफ ईयर आफ्टर ईयर, और सेटल होकर के कल्टिवेशन भी कर रहे थे, वो भी खुद की फील्ड में। यानी कि वो लोग 19th सेंचुरी तक सेटल होने लगे और 19th सेंचुरी में ही अपनी फील्ड में कल्टीवेशन भी करने लगे। इंस्टेड ऑफ मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और मतलब कि कहने का ये मतलब है कि जो लोग हैं वो 19th सेंचुरी तक ट्राइबल ग्रुप जो भी थे वो सब क्या सेटल हो गए, मतलब कि वो सेटल हो गए और अपनी फील्ड में ही क्या कल्टीवेशन करने लगे।
और कल्टीवेशन करने लगे। अभी तो अपनी फील्ड में और अपने घर में रह रहे। और पहले क्या करते थे, पहले ये लोग क्या एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूव करते थे। तो क्या ये कहने का ये मतलब है कि अब ये लोग अपने घर में रहने लगे हैं और अपने खुद की फील्ड में कल्टीवेशन करने लगे हैं। जबकि पहले क्या ये एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाते रहते थे, मूव करते रहते थे। दे began to use the plow as gradually got rights over the land they lived on। यानी कि इन सबको क्या इन्होंने प्लो का यूज करना शुरू कर दिया और इनको क्या राइट्स भी मिल गए थे अपनी लैंड की, जिस लैंड में ये लोग रहते थे। इन मैनी केसेस अनलाइक मुंडास ऑफ छोटा नागपुर द लैंड बिलोंग टू द क्लैन एज होल। और जो कुछ केसेस थे जैसे मुंडास के साथ जो कि छोटा नागपुर में रहते थे, वहाँ क्या होता था जितना भी क्लैन है वो सब क्या वो पूरे होल का ही हो जाता था क्या क्लैन। ऑल मेंबर्स ऑफ द क्लैन वर रिगार्डेड एज डिसेंडेंट ऑफ द ओरिजिनल सेटलर्स हु हैड फर्स्ट cleared the land, therefore all of them had right on the land। तो क्या कहा जाता है कि जितने भी मेंबर्स थे उन सारे मेंबर्स को क्या मिलता था, मतलब कि जो सारे मेंबर्स थे उनमें से जो फर्स्ट क्लैन होता था उसी को क्या ये सारी डिसेंडेंट जो है वो सब मिल जाती थी, उसी को सारी लैंड क्लियर हो जाते थे। इसलिए क्या होता था कि जितने भी हैं उन सबका राइट हो जाता था लैंड में। वेरी ऑफन सम पीपल विद इन द क्लैन एक्वायर्ड मोर पावर देन अदर्स। Some become chiefs and other followers। Powerful men often rented out their land instead of cultivating it themselves। और इसमें क्या कह रहे हैं कि जो कुछ शेफ्स थे वो सब क्या, जो कुछ पावरफुल मैन थे उन्होंने भी क्या लैंड को रेंट लिया और उसे कल्टीवेट करना खुद ही से चालू कर दिया। British officials saw British officers saw settled tribal groups like the Gonds and the Santhals as more civilized than hunter-gatherers or shifting cultivators. Those who lived in the forest were considered to be wild and savage। दे नीडेड टू बी सेटल्ड एंड सिविलाइज। तो जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उन्होंने देखा कि ये जो किनको देखा, सेटल्ड ट्राइबल ग्रुप को देखा, जैसे गोंड्स हो गए, संथाल्स हो गए, तो इनको देखा कि ये बहुत ही ज़्यादा सिविलाइज हो गए हैं। और जबकि हंटर गैदरर्स या शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स ये सब इतने सिविलाइज नहीं हुए हैं और ये सब क्या अब भी फॉरेस्ट में रह रहे हैं और क्या एक वाइल्ड और सैवेज लाइफ को जी रहे हैं। तो इनको क्या सेटल्ड होने के लिए इनको ज़रूरत है और सेटल्ड एंड सिविलाइज्ड होने की इन्हें क्या ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लाइव्स। तो इससे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। द लाइव्स ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स चेंज ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। लेट अस सी व्हाट दीज चेंजेस वर। तो क्या कहा जा रहा है कि जो जिंदगी थी ट्राइबल्स ग्रुप की वो चेंज हो जाती है ब्रिटिश रूल की वजह से। तो चलो देखते हैं क्या क्या चेंज आते हैं। वॉट हैपन टू ट्राइबल चीफ्स, यानी कि जो ट्राइबल के जो चीफ हैं उनका क्या हाल होता है। Before the arrival of the British in many areas, the tribal chiefs were important people. They enjoy a certain amount of economic power and had the right to administer and control their territories. In some places, they had their own policies and decided on the local rules of land and forest management. Under British rule, the function and powers of the tribal chiefs changed considerably. They were allowed to keep their land titles over a cluster of village and rent out lands, but they lost much of their administrative power and were forced to follow law made by British officials in India. They also had to pay tribute to the British and discipline the tribal groups on behalf of the British. They lost the authority they had earlier enjoyed amongst their people and were unable to fulfill their traditional functions। तो क्या कहा जा रहा है कि जो ब्रिटिशर्स थे उनके आने से पहले कई सारे एरिया में जो ट्राइबल चीफ हैं उनको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट
इम्पोर्टेंट पीपल माना जाता है, इम्पोर्टेंट आदमी माना जाता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता था। क्या होता था, और महत्वपूर्ण व्यक्ति मानते थे, और साथ में वो सब क्या, वो जो ट्राइबल की इकोनॉमिक पावर है और अपने जो राइट है इनका क्या इस्तेमाल करते थे, खूब इंजॉय करते थे इसका, और अपनी पूरी और इनका राइट था कि ये अपनी पूरी टेरिटरी को एडमिनिस्टर और कंट्रोल कर सकते हैं। और कई सारी प्लेस में ये लोग क्या अपनी पॉलिसी और अपना पॉलिसी चलाते थे, मतलब कई सारी जगहों में अपनी पॉलिसी भी डालते थे, डिसाइड करते थे कि कौन कौन सा लोकल रूल्स बनना चाहिए लैंड के लिए और फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए। मगर जैसे ब्रिटिश रूल आता तो जो फंक्शन और पावर थी ट्राइबल चीफ्स की वो क्या पूरी चेंज हो जाती है। क्या अब उनको अलाउ था कि वो क्या अपने लैंड क्लस्टर को क्या बचा के रखे और रेंट आउट करे, रेंट दे, और उसे क्या बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर फोर्स टू लॉ मेड। अब उनको क्या कहते थे कि चीफ, जो ट्राइबल चीफ्स थे उनको कहते थे, उनको फोर्स करते थे कि जो कंपनी के जो कहते हैं कंपनी के रूल हैं जो कि ब्रिटिशर्स ने बनाया उन्हें क्या फॉलो करना है। और उन्होंने अपनी जो अथॉरिटी है वो खो दी, जितना भी इंजॉय करते थे वो सब चला गया। अब वो अपने ट्रेडिशनल फंक्शन को भी फिल करने के लिए अनेबल हैं। तो ऐसे इनकी ज़िंदगी चेंज हो गई। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट हैपेंड टू द शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स। तो चलिए ऐसे भी स्टार्ट करते हैं। द ब्रिटिश were uncomfortable with groups who moved about and did not have a fixed home. They wanted tribal groups to settle down and become peasant cultivator। तो क्या कहा जा रहा है कि ये जो ब्रिटिशर्स थे ये अनकंफर्टेबल थे किसके साथ, उन ट्राइबल ग्रुप के साथ जो कि मूव करते थे इस जगह से दूसरी जगह, और उनके पास कोई भी फिक्स्ड होम नहीं था। और वो चाहते थे कि जो ट्राइबल ग्रुप है जो कि घूमता ही रहता है, ये क्या एक सेटल peasants cultivator बन जाए। Settled peasants were easier to control and administer than people who were always on the move. The British also wanted a regular revenue source for the state. So they introduced land settlement, that is, they measure the land, define the right of each individual of that land, and fix the revenue demanded for the state. Some peasants were declared landowners, other tenants. As you have seen chapter 2, the tenants were to pay rent to the landowner who in turn paid revenue to the state। तो क्या कहा जा रहा है कि जो सेटल्ड पीजेंट्स थे ये क्या जो कंपनी थी इन मूविंग कल्टीवेटर्स को सेटल्ड पीजेंट कल्टीवेटर्स क्यों बनाना चाहती थी, वो इसलिए बनाना चाहती थी क्योंकि जो सेटल्ड पीजेंट कल्टीवेटर्स होते हैं उनको कंट्रोल और एडमिनिस्टर करना बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है अगर हम लोग मूविंग पीपल से कंपैरिजन करें। तो और क्या होता था कि ये तो फर्स्ट रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न ये था कि कंपनी को क्या बहुत सारा ब्रिटिशर्स को बहुत सारा क्या रेवेन्यू भी चाहिए था, और रेवेन्यू के लिए क्या अब देखिए, अब जैसे कि आपने कहा कि मेरे घर में सब लोग मुझे 5 रुपए हर दिन देंगे। अब आपके घर में 2 ही लोग हैं तो आपके पास कितना, आपके घर में 2 लोग हैं, एक है मम्मी एक है पापा, तो मम्मी पापा 5-5 देंगी तो 10 ही रुपये होगा। और वही अगर आपके घर में 4 लोग हुए और वो ये सब 5-5 रुपये देंगे तो आपके पास 20 रुपये हो जाएंगे। तो ऐसी बात, तो अगर आपके पास 4 लोग ना होकर के 10 लोग 20 लोग 50 लोग हो तब तो आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा। तो ऐसे ही तो जो कंपनी है उनको क्या रेंट लेना था। जैसे एक स्टेट हो गया तो एक स्टेट में क्या उनको रेंट लेना था, तो उसमें क्या होता था कि जो जितने भी पीपल्स थे वो सब इधर से उधर चले जाते थे तो लोग कम पड़ जाते थे। लेकिन जो रेट है वो तो फिक्स है, और जो रेट फिक्स है तो वो लेकिन लोग कम हैं तो पैसा ज़्यादा नहीं पहुंच पाता था। इसलिए क्या तो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए भी वो लोग क्या मना करते थे, रोकते थे उनको यहाँ से वहाँ मूव करने में। और क्या था कि सम पीजेंट्स वर डिक्लेयर्ड लैंड अदर्स टेनेंट्स, यानी कि मतलब कि जो पीजेंट्स थे इन सबको क्या लैंड ओनर डिक्लेयर कर दिया गया था और
टेनेंट्स डिक्लेयर कर दिया था। जैसा कि आप लोगों ने चैप्टर 2 में पढ़ ही रखा कि जो टेनेंट्स थे वो रेंट कलेक्ट करते थे किनसे, पीजेंट से, और जो उन्हीं रेंट को कन्वर्ट कर देते थे, टर्न कर देते थे किसमें, रेवेन्यू में, और उसको रेवेन्यू दे देते थे किसको, स्टेट को। The British effort to the settled Jhum cultivators was not very successful. Settled plough cultivation is not easy in areas where water is scarce and the soil is dry. In fact, Jhum cultivators who took to plough cultivation often suffered since their field did not produce good yields. So the Jhum cultivators in the northeast India insisted on continuing with their traditional practice. Facing widespread protest, the British had to ultimately allow them the right to carry on shifting cultivation in some parts of the forest। तो क्या कहा जाता है कि जो एफर्ट्स थे सेटल्ड झूम कल्टीवेटर्स के साथ ब्रिटिशर्स के जो एफर्ट थे झूम कल्टीवेटर के साथ, वो क्या सक्सेसफुल नहीं हो पाए। मतलब कि हुआ था लेकिन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए। जो सेटल्ड प्लो कल्टीवेशन थी वो बहुत ही ज़्यादा, वो बिल्कुल भी इजी नहीं थी उन एरिया में जहाँ पे जो वाटर है वो स्केयर है और जो सॉइल है वो पूरी सूखी हुई, ड्राई हुई है। इनफैक्ट जो झूम कल्टीवेटर्स हैं उनको क्या प्लो प्लो चाहिए होता है कल्टीवेशन करने के लिए, सफ़र मतलब कि उनको लकड़ियाँ काटनी पड़ेगी प्लो बनाने के लिए, और ये सब मना था। और सिंस देयर फील्ड डिड नॉट प्रोड्यूस गुड ईल्ड, और इसी के साथ जो उनकी फील्ड थी वो गुड ईल्ड, अच्छी ईल्ड भी नहीं प्रोड्यूस कर पाती थी। इसलिए जो जूम कल्टीवेटर्स थे नॉर्थ ईस्ट के, उन्होंने क्या कंटिन्यू ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, उन्होंने खेती छोड़ के कुछ और कंटिन्यू करा ट्रेडिशनल प्रैक्टिस करना। फेसिंग वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट, और साथ ही में जो बहुत ही ज़्यादा वाइड यानी वाइड स्प्रेड जल्दी से फैलने वाले प्रोटेस्ट का भी फेस करा। और ब्रिटिश जो थी वो अल्टीमेटली उनको अलाउ कर रही थी राइट, ताकि शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है वो उन पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट, यानी कि the British had ultimately allowed them the right to carry on shifting cultivation in parts of the फॉरेस्ट। और जो ब्रिटिशर्स थे वो उनको अलाउ कर रहे थे, राइट दे रहे थे, ताकि वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहाँ, फॉरेस्ट के पार्ट में भी कर सके। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।